तो बच्चों अब शुरू करते हैं चैप्टर इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम से क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको, क्या है आपकी लाइफ में इम्पोर्टेंस किसका, इक्विलिब्रियम का। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जब आपने सुना होगा केवल केमिस्ट्री की बात चल रही है इक्विलिब्रियम, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी बॉडी रिलेटेड भी यूज़फुल है इक्विलिब्रियम वर्ड। ठीक है, या डेली लाइफ में भी इक्विलिब्रियम वर्ड ये यूज़फुल है। अब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ चल रही है, ये फर्स्ट स्टेप सीरीज़। मतलब इसमें क्या है, फर्स्ट पहली बार अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो किस तरह पढ़नी है ये हम डिस्कस करेंगे। अब देखो कैसे हमारे इम्पोर्टेंस है, आप ये देखो केमिकल इक्विलिब्रिया आर इम्पोर्टेंट इन न्यूमरस, देखो बहुत सारी बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस में, जैसे कि इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एंड द प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्ले ए क्रूशियल रोल इन द ट्रांसपोर्ट एंड डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम आवर लंग्स टू आवर मसल्स। ठीक है, अच्छा आपने ऐसा सुना होगा कुछ कि ऑक्सीजन जो आपने ली है तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है तो वो किस में चेंज हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। और फिर ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारी मसल्स में जाता है या हर एक सेल्स में जाता है, और वो किस में टूट जाता है, ऑक्सीजन में अलग, मतलब हर सेल को ऑक्सीजन मिल जाती है और उससे फिर उस ऑक्सीजन से यूज़ होता है बाकी जो ऑक्सीजन यूज़ करती है। ऑक्सीजन सेल्स क्या यूज़ करती है, ऑक्सीजन करती है ताकि एनर्जी वगैरह मिले। ठीक है, तो सिमिलर इसी तरह इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल एंड हीमोग्लोबिन अकाउंट फॉर द टॉक्सिसिटी ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको पता है CO अगर हमारी बॉडी में चली जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, टॉक्सिक गैस है ना, तो अगर बॉडी में चली जाती है तो बहुत दिक्कत वाली बात है। क्यों, अगर बॉडी में जाएगी तो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से मिलके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना रहा था, सोचो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जाए हमारी बॉडी में तो वो तो फिर बहुत ज़्यादा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये तो टॉक्सिक हो गया ना। पता चला सेल्स को अब क्या मिलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रही, हमें तो क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, ताकि क्या करे, खाने के साथ ग्लूकोज के साथ, ठीक है, खाने ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट वगैरह फैट तो क्या होगा, बर्न होती हैं और रिएक्शन होती है, उससे हमें फाइनली क्या मिलता है, ये मिलती है, एनर्जी मिलती है जो हमारी डेली लाइफ के लिए यूज़फुल है। ठीक है, तो अब देखो व्हेन ए लिक्विड एवेपोरेट इन ए क्लोज कंटेनर, तो जब एक लिक्विड, देखो गौर से, लिक्विड एवेपोरेट मतलब उड़ रहा है क्लोज कंटेनर में, यानी कि अब कंटेनर अगर क्लोज है, ये लिक्विड है, ये उड़ रहा है, तो ये तो क्लोज है ना, तो ये तो फिर नीचे को जाएगा। भाई ये एक कंटेनर है, यहाँ पर लिक्विड है, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये वाष्प बन रही है, एवोपरेशन हो रहा है। ठीक है, और अगर ये क्लोज्ड है तो ये जो ऊपर मॉलिक्यूल गए ना किसके, ये जो इस लिक्विड के, मान लो ये वाटर है तो वाटर के जो मॉलिक्यूल गए ना ऊपर, वे फिर कंडेंस होकर नीचे आ जाते हैं। तो ओवरऑल एक तो ये हो जाता है, ये लिक्विड और वेपर, यानी कि लिक्विड से बन रही वेपर, वेपर से बन लिक्विड से बन रही वेपर, वेपर से बन रहा लिक्विड, तो ये एक बन जाता है इक्विलिब्रियम। ठीक है, एक बन जाता है एक इक्विलिब्रियम एक पर्टिकुलर स्टेट पे। ठीक है, ठीक है, और पर्टिकुलर कंडीशन पे बनता है, तो आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ए मॉलिक्यूल एवोपोरेट इन ए क्लोज्ड कंटेनर, मॉलिक्यूल विद रिलेटिवली हाई काइनेटिक एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, तो वे क्या करते हैं, एस्केप द लिक्विड सरफेस, जिनकी मान लो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, इस मॉलिक्यूल की ज़्यादा है, तो ये ऊपर को जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, ये वेपर फेज में चले जाएगा। एस्केप द liquid surface into the vapor phase and the number of liquid molecule from the vapor phase, जो लिक्विड मॉलिक्यूल फ्रॉम द वेपर फेज जो वेपर फेज में पहुंच गए हैं, अब बात कर रहे हैं मान लो यहाँ पे कोई इस मॉलिक्यूल की, ठीक है, कोई से भी एक, तो ये मॉलिक्यूल घूमे फिरेगा और लिक्विड की सरफेस से लगेगा, तो देखो वेपर फेज स्ट्राइक द लिक्विड सरफेस एंड आर रिटेन्ड इन द लिक्विड फेज, और सरफेस पे लगेगा और ये जो वेपर वाला था ये कहाँ हो जाएगा, लिक्विड में बदल जाएगा। ठीक है, तो इट गिव राइज टू ए कांस्टेंट, यानी कि इट गिव राइज टू ए कांस्टेंट वेपर प्रेशर बिकॉज ऑफ एन इक्विलिब्रियम। फिर एक समय के बाद ऐसा सीन आएगा, ये क्लोज कंटेनर है, ये लिक्विड है, फिर ये वेपर की फेज में चले गए, फिर एक समय ऐसा आएगा कि जितना लिक्विड वेपर में बन रहा है उतना ही वेपर से लिक्विड, मतलब ये एक, अगर आप थोड़ी देर बाद देखोगे, आपने यहाँ आंखें लगाई और देखा तो आपने देखा अच्छा 5 किलो तो ये वेपर फेज बन गया, मान लो ऐसे ही वेट में बता रहा हूँ, 5 किलो ये लिक्विड बना हुआ है इस टाइम। फिर ठीक है, फिर 2 मिनट बाद आए तो 2 मिनट बाद आपने फिर देखा, फिर ये भी इतना ही वेपर इतना ही लिक्विड, तो देखा, तो मतलब ये कौन सी स्टेट में पहुँच गया है, ये पहुँच गया है इक्विलिब्रियम स्टेट में,
इससे उतना यही बन रहा है, उससे ये इतना यही बन रहा है, ठीक है। अब देखो ये बिकॉज ऑफ एन इक्विलिब्रियम इन विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लीविंग द लिक्विड, जो इक्विलिब्रियम स्टेट में जितने मॉलिक्यूल लीविंग द लिक्विड, लिक्विड को छोड़ रहे हैं, मतलब लिक्विड से ऊपर जा रहे हैं वेपर फेज में, इक्वल्स द नंबर रिटर्निंग टू लिक्विड, ये उतने ही नंबर है फ्रॉम द वेपर, कि वेपर से भी उतने ही आ रहे हैं। मैंने बताया ना, आप 2 मिनट बाद आंख लगा के देखोगे, अच्छा ये तो 5 किलो है। अब ऐसा हो सकता है एक गया ऊपर को, लिक्विड बना, वो वेपर बना, यहाँ पे आ गया, अब तभी एक दूसरा, यही जरूरी नहीं, दूसरा वेपर से फिर एक लिक्विड बन गया, मतलब एक इक्विलिब्रियम आ गया है, ठीक है। वी सा दैट द सिस्टम हैज़ रीच द इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इस पे हम क्या बोलेंगे कि भैया सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ गया है, ठीक है। इस स्टेज पर हाउ एवर दिस इज नॉट स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अच्छा ये क्या है, ये क्या रुका हुआ है। अब एक बार बताओ, ये जब लिक्विड पहुंचा था, ये ऊपर को पहुंचा था, अब यहाँ पे कुछ वेपर आ गए, कुछ यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ तो लिक्विड है, तो एक ये मॉलिक्यूल यहाँ पर जा रहा है, ये वेपर में पहुँच गया, अच्छा वेपर एक बढ़ा, एक वेपर का फिर लिक्विड आ गया, फिर दूसरा लिक्विड का वेपर में चला गया, फिर कोई दूसरा फिर वेपर से लिक्विड में आ गया, तो इसका मतलब ये तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम के एग्जाम्पल है। स्टैटिक मतलब रुका हुआ नहीं है। स्टैटिक तो ऐसे होता है जो वो वेइंग करने वाला तराजू सा हो नहीं होता, आपने 5 किलो इस पे वेट रखा, फिर इस पे 4 किलो रखा, सब्जी रखी 4.5, फिर जैसे ही सब्जी 5 किलो रखी तो ये बिल्कुल बैलेंस बराबर दिखाता है, ये बिल्कुल वो है, रुका हुआ है वो तो, है ना, वो होते बराबर। ये तो चेंज हो रहा है, एक इधर मॉलिक्यूल जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर आ रहा है, एक लिक्विड से वेपर, वेपर से लिक्विड, एक लिक्विड से वेपर, दूसरा कोई वेपर से लिक्विड, तो ये है डायनेमिक, ये है स्टैटिक। एंड देयर इज ए लॉट ऑफ एक्टिविटी एट द बाउंड्री, बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है बिटवीन द लिक्विड एंड द वेपर, ये एक बाउंड्री है तो बहुत सारी एक्टिविटी ये चली रही हैं। थस एट द इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें, द रेट ऑफ एवेपोरेशन, जो एवोपरेशन मतलब कि लिक्विड का एवोपरेट हो जाना, उड़ना, एक तरह से वाष्पीकरण टाइप, ठीक है, इज इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, मतलब रेट ऑफ एवोपरेशन यानी कि जिस स्पीड से, मतलब ऐसी स्पीड मान लो, स्पीड से एवोपरेशन हो रहा है ना, एवोपरेशन हो रहा है, उसी स्पीड से कंडेंसेशन भी हो रहा है। तो इट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे, ये देखो, ये इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, H2O लिक्विड से H2O वेपर, ठीक है। हाँ, डबल हाफ एरो इंडिकेट, अब देखो यहाँ कुछ एरो कुछ पहचानो, ये पहले तो आपने कभी नहीं देखा कि ये जो डबल, ये हाफ हाफ, इसका क्या मतलब, इंडिकेट दैट द प्रोसेस इन बोथ द डायरेक्शन आर गोइंग, हाँ दोनों तरफ डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है, ऑन साइमल्टेनियसली, इसका मतलब एक समय में एक साथ, मतलब एक साथ दोनों तरफ, इधर को भी भाग रही है फिर पीछे को भी आ रही है। द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन इक्विलिब्रियम स्टेट इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम मिक्सचर, मतलब जब आपने ऐसे करके यहाँ आँख से झाँका और ये था, ये मान लो 2 kg वेपर बन गई थी, और टोटल था मिक्सचर था 5 kg, 5 kg मिक्सचर, 5 kg लिक्विड था, इसे लिक्विड ही बोलो, मिक्सचर मत बोलो। तो ये वेपर फेज़ में 2 किलो बन गया, लिक्विड फेज़ में बन गया ये 3 किलो हो गया। तो आपने टी टाइम पे देखा, अच्छा ये 2 किलो, ये 3 किलो, फिर आप गए T2 टाइम पे थोड़ी देर बाद, ये भी 2 किलो, ये भी 3 किलो, फिर T3 टाइम पे देखा, अच्छा ये तो इक्वल हो रहा है, मतलब उतना का उतना ही है, तो ये यही बोल रहा है कि प्रोडक्ट इन द, ये क्या बोल रहा है, देखो, द मिक्सचर ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट इन द इक्विलिब्रियम स्टेट इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहलाता है, ठीक है। चलो अब देखो, इक्विलिब्रियम कैन बी स्टैब्लिश फॉर बोथ फिजिकल प्रोसेस के लिए भी, और जो केमिकल प्रोसेस होती हैं उनके लिए भी। द रिएक्शन में बी फास्ट और स्लो डिपेंडिंग, मतलब रिएक्शन फास्ट भी हो सकती है और स्लो भी हो सकती है, आराम आराम से चल रही, कोई दिक्कत नहीं, ऑन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एंड द नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, है ना, मतलब रिएक्टेंट कैसा है या एक्सपेरिमेंट कैसा चल रहा है, उसकी स्पीड ये डिपेंड करती है, ठीक है, रिएक्शन पे, रिएक्टेंट पे, टेम्परेचर पे, बहुत सारे फैक्टर हैं। वैन द रिएक्टेंट इन ए क्लोज वेसल, जब रिएक्टेंट क्लोज वेसल में है, क्लोज तो समझ गए ना, ढका हुआ है बिल्कुल, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर रिएक्ट टू गिव प्रोडक्ट, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस पे कोई रिएक्शन हो रही है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे,
द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, कीप ऑन डिक्रीजिंग, भाई वो तो घटती रहेगी ना। मान लो पहले क्या था, 5 kg था कोई रिएक्टेंट ए, पहले क्या था 5 kg था, ठीक है। उसके बाद कुछ प्रोडक्ट में बन रहा है और 2 kg क्या था, मान लो बी था, 2 kg क्या था, बी था। तो ए प्लस बी से सी प्लस डी बन रहा है, तो समय के अनुसार ये कम होते रहेंगे ना, ठीक है। वाइल दोज ऑफ प्रोडक्ट कीप ऑन इंक्रीजिंग, समय के अनुसार ये बढ़ते रहेंगे। फॉर सम टाइम आफ्टर विच देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइदर द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, जब आप पहले देखोगे ए और बी, पहले आपने देखा कि भैया सी और डी, तो आपने देखा पहले ये मान लो एक्स है, ये भी एक्स है, ठीक है। तो ये है 0 0। कुछ देर बाद आप क्या देखोगे कि भैया ये एक्स माइनस ए हो गया, थोड़ा सा घटा। फिर ये भी, इसे मान लो कुछ भी मान लो, एक्स ही मान लो, एक्स माइनस बी हो गया, ये भी कुछ घटा। तो यहाँ देखोगे कि ये कुछ बनने लगे हैं ये। तो एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये जितनी इनकी मात्रा है उतनी इनकी मात्रा है, दोनों इक्वल हो रखी हैं, ठीक है। मतलब इक्वल नहीं बोलोगे, हाँ गलत वर्ड यूज़ कर लिया मैंने। इक्वल जरूरी नहीं कि ए प्लस बी की सी प्लस डी के इक्वल हो, इतनी है, इसकी जितनी देखोगे, इसकी जितनी, इसकी मान लो कुछ देर बाद देखा आपने जेड है, ठीक है, और इसकी है एक्स, कब, इक्विलिब्रियम पर। तो 10 मिनट बाद देखोगे इसकी जेड ही रही, इसकी एक्स रही। फिर 20 मिनट बाद देखोगे इसकी जेड ही रही, इसकी एक्स ही रही। 30 मिनट बाद देखोगे इसकी जेड ही रही, इसकी एक्स ही रही। क्या हो जाती है, ये बिल्कुल स्थिर हो जाती है कि भैया इतना ही है एट इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, चेंज नहीं होती। हाँ, दिस स्टेज ऑफ द सिस्टम इज द डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। ए प्लस बी से सी प्लस डी बन तो रहा है, जब जैसे ही थोड़ा सा सी ज़्यादा हुआ फिर सी टूट गया पीछे ए और बी में, मतलब ऐसे समझ लो। एंड द रेट ऑफ फॉरवर्ड, ये मेन लाइन है, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड, ये एंड है ना, हाँ, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन बिकम इक्वल, यानी कि आगे की रिएक्शन और पीछे की रिएक्शन इक्वल हो जाती है। इट इज ड्यू दिस डायनेमिक इक्विलिब्रियम स्टेज, ठीक है, डायनेमिक मतलब चल रहा है। दैट देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेरियस स्पीसीज इन द रिएक्शन मिक्सचर, मतलब अगर एक से बी बन रहा है और बी से ए बन रहा है, तो जब आप इक्विलिब्रियम पे पहुँचे ना, एट इक्विलिब्रियम पे, तो ये कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन नो चेंज, मतलब मान लो ये इसकी एक्स है, इसकी वाई है, तो थोड़ी देर बाद भी देखोगे ना, आफ्टर सम टाइम देखोगे तो आप क्या देखोगे कि जितनी ये कंसंट्रेशन है उतनी सेम ही कंसंट्रेशन रहेंगी कुछ समय बाद, मतलब 5 मिनट बाद भी जितना एक्स बना है उतना ही वाई बना, 10 मिनट बाद देखोगे जितना एक्स है उतना ही वाई, 20 मिनट बाद देखोगे एक्स भी उतना ही, तो स्थिर हो जाएगी। Based on the extent to which the reaction proceed to reach the state of chemical equilibrium, these may be classified into 3 ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है। चलो कौन कौन से हैं भैया देख लेते हो। ये रहे वो रिएक्शन दैट प्रोसीड नियरली टू कंप्लीशन, जो कहाँ किसके नियर है, मतलब कंप्लीट होने ही वाली है। एंड ओनली नेग्लिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आर लेफ्ट, मतलब थोड़ा सा ही रिएक्टेंट बचा हुआ है। इन सम केसेस इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट दीज एक्सपेरिमेंटली। अब क्या है, इट मे नॉट बी इवन पॉसिबल टू डिटेक्ट द दीज एक्सपेरिमेंटली। जब एक बार बताओ ए है, ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है, तो ये लगभग 99% तो कंप्लीट होने को हो गई, अब 95%, मतलब कि ए तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, तो एक तो ये हो गई। अब देखो सेकेंड, द रिएक्शन इन विच ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर फॉर्म एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे। अब दूसरी टाइप देखो, ए से सी बन रहा है, ठीक है, ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये तो लगभग 99% है, ये तो 99% खत्म को कह रहा हूँ, ये 99% बचा हुआ है और ये 1% बना। आप फॉर्म एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज, तो मतलब 99% बचा हुआ है, ये क्या है, ये बचा हुआ है, और ये ख़त्म की वाली बात थी। अब ये इतना सारा बचा हुआ प्रोडक्ट क्या बनाए, थोड़ा सा बनाए। अब एक कुछ ऐसी है, द रिएक्शन इन विच द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की एंड प्रोडक्ट आर कंपेरेबल, मतलब लगभग कि भैया
40%, 50%, 50% नहीं हुआ, 50% ये खर्च हो गया और 50% ये प्रोडक्ट बन गया, मतलब या 40% ये खर्च हो गया, 60% प्रोडक्ट बन गया। मतलब दोनों की वैल्यू काफ़ी है, दोनों रिएक्टेंट भी है हमारे पास काफ़ी मात्रा में, प्रोडक्ट भी मिल गए। वैन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, जब सिस्टम का कहाँ है, इक्विलिब्रियम भी। तो ये इक्विलिब्रियम का ये मतलब नहीं है कभी आप ये कहो इक्विलिब्रियम का, तो सर ये मतलब होगा एक मिनट कि सर ए से बी बन रहा है और इक्विलिब्रियम का ये मतलब है कि भैया 50% ये है और 50% ये है, कि इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल नहीं। इक्विलिब्रियम का मतलब कंसंट्रेशन इक्वल जरूरी नहीं है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जितना आगे को बढ़ गया उतना ही पीछे को आगे जा रहा है। मान लो ये 10 बना और ये 90 बन चुका है, ये 10 रह चुका है इस टाइम, मान लो टोटल 100 थी कोई चीज़, तो ये 10 है, ठीक है, और ये 90 बन गई। तो अब जैसे ही ये 11 बनने को चलती है, तो ये जैसे ही 89 होता है तो पीछे को भाग जाता है, मतलब जैसे ये 11 हुई, ठीक है, 11 पीछे को भागी रिएक्शन, तो फिर ये तुरंत टूटेगा, तुरंत 89 को 90 कर देगा, ठीक है। फिर ये पीछे को गई तो ये 89 बचा और ये मान लो 11, ठीक है, फिर ऐसे ही कर दिया, मतलब कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी, ये 10 और ये 90, ठीक है। तो 3 तरीके की बताई थी इसने कि ये रिएक्टेंट भाई बहुत कई, एक बार सबसे पहले कंडीशन में क्या बताया कि रिएक्टेंट 90% ख़त्म हो गया, 99% प्रोडक्ट कितना काफ़ी सारा बन गया। प्रोडक्ट एक में बिल्कुल नहीं बना और एक में दोनों काफ़ी मात्रा में हैं, दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलो हाँ ये रहे, द एक्सटेंट ऑफ ए रिएक्शन in equilibrium varies with the experimental conditions such as concentration of reactant। देखो extent of reaction in equilibrium varies with the कुछ कंडीशन है एक्सपेरिमेंटल कंडीशन एज कंसंट्रेशन। अब रिएक्टेंट कितना है, ठीक है, टेम्परेचर क्या है, ETC, ये तो कुछ पैरामीटर होंगे ही ना, तभी तो अलग अलग पैरामीटर पे अलग अलग रिएक्शन शो होती हैं, अलग अलग तरीके से होती हैं, अलग अलग कंडक्ट होती हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द ऑपरेशनल कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंडस्ट्री एंड लेबोरेटरी में, सो दैट इक्विलिब्रियम इज फेवरेबल इन द डायरेक्शन ऑफ द डिजायर प्रोडक्ट। तो एक बार बताओ आप क्या चाह रहे हो, आप इक्विलिब्रियम उस साइड की तरफ को चाह रहे हो, चलो इक्विलिब्रियम हो रहा है आगे को जा रहा पीछे को, आप उस टाइप की तरफ को चाह रहे हो ज़्यादा कि भैया जो हमें प्रोडक्ट चाहिए ना, मान लो किसी चीज़ में प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो किसी में A+B+C ये D आगे करके इक्विलिब्रियम तो जा रहा है, लेकिन आप कहाँ चाह रहे हो कि प्रोडक्ट आपको मान लो पैरासीटामोल एक टैबलेट बनानी है, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, तो आप क्या चाह रहे हो कि भैया पैरासीटामोल मिल जाए हमें, तो आप इक्विलिब्रियम उधर को शिफ्ट करोगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जहाँ आपका फ़ायदा जो आप चाह रहे थे, ठीक है। Some important aspects of equilibrium involving physical and chemical process are dealt in this unit along with the equilibrium involving ions in aqueous। देखो आयंस की भी बात चलेगी यहाँ पे, विच इज कॉल्ड एज आयनिक इक्विलिब्रियम। आप ये मत सोचो कि ए प्रोडक्ट है, बी प्रोडक्ट है, सॉरी रिएक्टेंट है, ए बी रिएक्टेंट है और भैया पी बनेगा और डी बनेगा ये, ठीक है, या सी बनेगा डी बनेगा प्रोडक्ट और हमें केवल इनसे डील करना, नहीं, ऐसा भी होगा कि आप NaCl ले रहे हो, फिर वाटर में घोल रहे हो कुछ और इनके आयंस में टूट रहे हैं Na+Cl-, अब आयंस की किसी से भी मान लो रिएक्शन हो रही है, तो आयनिक की भी बात होगी इक्विलिब्रियम में, तो वो किस पार्ट में आएगा, वो आएगा सेकंड पार्ट होगा इस वीडियो का, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब देखो शुरू करते हैं इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल को तो पता ही है आपको कि भैया सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। फिजिकल मतलब कि ऐसे समझ लो कि क्या हो रही है, फेस ट्रांसफर, कि सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बन रहा है, इस टाइप से, ठीक है। पढ़ते हैं द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये बिल्कुल बड़ा ताकि आपको बिल्कुल ऐसा लगे बुक से पढ़ रहे हो, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम आर बेटर अंडरस्टूड इफ वी एग्जामाइन सम फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। फिजिकल प्रोसेस देखते हैं, समझते हैं। द मोस्ट फैमिलियर एग्जाम्पल आर फेस ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो फिजिकल का सिंपल सी बात है, सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है, सॉलिड से गैस बन रहा है, ये 3 प्रोसेस हैं। अब सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो भैया सॉलिड से लिक्विड जितना बना, मतलब एक इक्विलिब्रियम पे लिक्विड से जैसे ही थोड़ा ज़्यादा बना तो पीछे को लौट गया कि चलो भाई
सॉलिड से लिक्विड बना, जैसे ही ज़्यादा बना तो एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी, है लिक्विड से गैस और गैस से पीछे को भी लिक्विड। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले सॉलिड का लिक्विड इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड, ठीक है, आपको जब सॉलिड से लिक्विड चेंज हो रहा है, लिक्विड से सॉलिड, तो आपको एक ही चीज़ ध्यान आती होगी, बर्फ़ आती है ना। ठीक, आपने इसको लिया डब्बे में, ठीक, और लिया बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये आइस एंड वाटर कैप्ड इन ए परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। तो इंसुलेटेड मतलब कि अब इसको क्या कर दिया, इसको इंसुलेटेड वॉल में, बिल्कुल मतलब कि हीट का आदान प्रदान हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अंदर बंद करा हुआ है। नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन इट कंटेंट एंड द सराउंडिंग एट 273 केल्विन। 273 केल्विन मतलब कि 0 डिग्री सेल्सियस अंदर है। तो ये बात बताओ, 0 डिग्री सेल्सियस पे तो आप कहोगे अरे सर 0 डिग्री सेल्सियस पे तो बर्फ़ होगा। ठीक, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या लिक्विड भी तो होगा। ठीक है, मतलब पानी भी तो बन जाएगा। वो कैसे क्या बनेगा अब देखो। And the atmospheric pressure are in the equilibrium state and the system shows interesting characteristic feature। हम ऑब्जर्व करते हैं, देख, मास ऑफ आइस एंड वाटर डू नॉट चेंज विद द टाइम एंड द टेम्परेचर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर भी कॉन्स्टेंट। हाउ एवर द इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, स्टैटिक नहीं है, डायनेमिक है। मतलब कि ये क्या कह रहा है, जैसे सपोज करो ये है, यहाँ बर्फ़ ले लिया आपने, ये बर्फ़ के टुकड़े, 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 यहाँ पानी भी आ गया। ये बात है 0 डिग्री सेल्सियस की, ये बंद कर दिया। अब ये जो बंद करा है ये इंसुलेटिंग वॉल है, ये इंसुलेटिंग वॉल है। ठीक, मतलब हीट आदान प्रदान नहीं हो रहा। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे मान लो ये 2 kg तो बर्फ़ है। आपने देखा टी टाइम पे, टी इक्वल टू 0 टाइम पे शुरू में ही 2 kg तो बर्फ़ है, या मतलब टी 1 टाइम पे, और 3 kg पानी, 3 kg पानी, तो यानी कि बर्फ़ से पानी जा रहा है, बर्फ़ से पानी, यही तो है। ठीक है, बर्फ़ कितनी है, जब आपने देखा इक्विलिब्रियम पे 2 kg, पानी कितना है 3 kg। आपने देखा 10 मिनट बाद, आपने देखा 2 ही kg तो बर्फ़ है और 3 ही kg पानी है। आपने कहा चलो अभी नहीं आते, आप घूम फिर के मूवी देख के आए और आपने देखा 3 घंटे बाद, तो 2 kg बर्फ़ है और 3 kg पानी है। अब आप कहोगे ऐसा नहीं कि पानी से बर्फ़ नहीं बन रहा भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, बर्फ़ बनेगा ना। तो मान लो इसका एक्स अमाउंट टूटा और एक्स अमाउंट जुड़ के बर्फ़ बन गया, तो इसका भी कोई एक एक्स अमाउंट ही बर्फ़ से फिर पिघल के पानी बन जाएगा। फिर इसका बाई अमाउंट पानी से बर्फ़ बना, फिर इसका बाई अमाउंट ही इतना ही कर जाएगा। मतलब आपको इतनी ही कंसंट्रेशन मिलेगी, चाहे सुबह आओ, शाम को आओ, दोपहर आओ। ठीक है, ठीक है। द इंटेंस एक्टिविटी कैन बी नोटिस एट द बाउंड्री बिटवीन आइस एंड वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द लिक्विड वाटर। अब देखो, लिक्विड वाटर कोलाइड अगेंस्ट आइस एंड एडहेयर टू इट, एंड सम मॉलिक्यूल ऑफ आइस, मतलब कुछ बर्फ़ से क्या बन रहे हैं, पानी, और कुछ पानी से क्या बन रहे हैं, बर्फ़ बन रहे हैं। देर इज नो चेंज ऑफ मास ऑफ आइस एंड वाटर। मास मैंने बताया ना, जितना है उतना ही रहेगा। आइस का ये नहीं 2 kg है तो 2 ही kg है, वाटर 3 kg बचा तो 3 ही kg है। अगर ये जैसे ही 10 ग्राम टूटा, 10 ग्राम वाटर से आइस बना, तो उतने ही 10 ग्राम आइस से फिर वाटर बन जाएगा। एज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम आइस इंटू वाटर एंड रिवर्स ट्रांसफर फ्रॉम वाटर इंटू आइस, मतलब आइस से वाटर, वाटर से आइस के जो मॉलिक्यूल हैं आर इक्वल एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगा हुआ है और क्या है, 273 केल्विन, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखो भैया, इट इज़ ऑब्वियस दैट आइस जो है ना, बर्फ़ और पानी आर इन इक्विलिब्रियम में तो हैं, मतलब लेकिन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब एक बार बताओ, 2 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस कर दो, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या बर्फ़ रहेगा, पानी रहेगा। फ्रीज में 10 डिग्री सेल्सियस हो रहा है तो पानी तो मिलता है ठंडा। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन है इक्विलिब्रियम की। फॉर एनी प्योर सब्सटेंस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड एंड लिक्विड फेज आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड अ नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो क्या कहलाता है, द टेम्परेचर, वो तापमान
जिस पे सॉलिड और लिक्विड, यानी कि सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड, और लिक्विड से सॉलिड से लिक्विड जा रहा है, लिक्विड से सॉलिड, फेज आर एट इक्विलिब्रियम, इस पे इक्विलिब्रियम पे कौन सा, वो टेम्परेचर आर का नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट, इसे बोलते हैं नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट। तो अब देखो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट से क्या मतलब है, अरे सॉलिड से तो मेल्ट हो रहा है लिक्विड में और लिक्विड से फ्रीज हो रहा है, तो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं ऑफ द सबस्टेंस। द सिस्टम हेयर इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक मतलब डायनेमिक, गति करता हुआ, भागता हुआ, जितना बर्फ़ पिघल रही थी उतने लिक्विड से सॉलिड बन रहा था, उतने ही बर्फ, पानी से क्या बना, बर्फ़ जम रहा था। वी कैन इन्फर द फॉलोइंग, ठीक है, तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखो भैया क्या मिल रहा है इससे, एक मिनट। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर साइमल्टेनियसली, तो अपोजिंग प्रोसेस, अपोजिंग ही तो है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, अपोजिंग अकर साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पे, एक साथ, समय पर एक साथ, ठीक। बोथ द प्रोसेस अकर एट द सेम रेट सो दैट द अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और रेट भी सेम है। अगर ये 5 किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है बर्फ़ पानी में, कि भैया पानी में भरूंगा, तो ये भी 5 किलोमीटर पर आवर से ही पानी से बर्फ़ जाएगा, ठीक है। तो ये तो स्पीड में वैसी मजाक में बता रहा हूँ, लेकिन क्या है, सेम रेट इनका कितना है, सेम है, ठीक है। तो अब दूसरा बढ़ते हैं हम, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यानी कि क्या है, एक तो लिक्विड होगा, ठीक है, और उससे क्या बनेंगी, वेपर बनेंगी, इसके बीच में जो इक्विलिब्रियम है, ठीक है। तो इन्होंने ना पहले हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं इन्होंने क्या दिया हुआ है। इन्होंने ये बताया हुआ है कि भैया देखो, दो इन्होंने लिए, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया, ठीक है, ये डब्बे में ये नज़र आ रहा होगा, बंद कर दिया, ठीक। अब ये जगह है, ठीक है। अब इससे क्या है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, एनहाइड्रस इसलिए कि अगर जो भी जरा भी जीरो भी मॉइस्चर हुआ तो इससे ये आराम से एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा, छीन लेगा वहाँ से, ठीक। अब देखो यहाँ पे इन्होंने ना इससे टच में कर दिया, ये इन्होंने मैनोमीटर है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक। अब इन्होंने मरकरी भर दी है, तो अब इन्होंने देखा कि अगर वेपर प्रेशर नहीं बनेंगी, अगर वेपर प्रेशर इसकी बनती, वेपर प्रेशर बनती तो ये जाके इसको प्रेशर दबाता ना, तो ये इसका वॉल्यूम जो है ऊपर को चला जाता, ये मरकरी ये ऊपर को चला जाता, ठीक है। लेकिन इसी तरह इन्होंने डिश ऑफ वाटर लिया है, ठीक है, इस यहाँ पे दिखाया है कि इसकी वेपर बनती हैं, यहाँ पे जाती हैं। अब देखो इसको, ये देखो ये देखो ये साइज, और ये देखा तो ये यहाँ से प्रेशर बनी और ये चली गई और ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया और ये क्या करा, ऊपर आ गया। जब 10 मिनट बाद आए ना ये, तो इन्होंने देखा कि ये स्थिर है, मतलब वेपर प्रेशर बन रही है या नहीं बन रही ये तो पता नहीं। अब जो बन चुकी थी बस वो रुक गई, और जो बन चुकी थी वो रुक गई, और ये जो मरकरी का ये जो वॉल्यूम है ना, ये यहीं पे रह गया। इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया होगा ये लिक्विड के बीच में, और इसकी जो क्या बनी है, वेपर, तो ये अब रुक गई होंगी, इसलिए ये यहाँ पे स्थिर हो गया, रुक गया, ठीक है। तो अब इसको हमें पता है नहीं क्या क्या थ्योरी में लिखा है, तो हम अंदाज़ा नहीं लगाते, हम पूरी एक एक लाइन क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। दिस इक्विलिब्रियम कैन बी बेटर अंडरस्टूड, ज़्यादा समझ में आएगा इफ़ वी कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपेरेंट बॉक्स। तो अगर हम एक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लेंगे कैरिंग ए यू ट्यूब विद मरकरी मैनोमीटर, ठीक है, मरकरी मैनोमीटर, ये रहा यू ट्यूब, मरकरी मैनोमीटर, ठीक है, ठीक। ड्राइंग एजेंट लाइक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड P2O5, ठीक है, इज प्लेस फॉर ए, कुछ घंटों के लिए बॉक्स में हमने ये रख दिया, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड। जब कुछ रिमूविंग द ड्राइंग एजेंट बाई tilting the box on one side, a watch glass or petri dish containing water is quickly placed inside the box, ठीक है, ठीक है। अब देखो, it will be observed that mercury level in the right limb of the manometer slowly increases। तो आप देखोगे तो जो आपने ये पेट्री डिश में ये डिश ऑफ वाटर रखा था ना, तो इसमें कुछ देर बाद ये क्या हो रहा है, ये देखो स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, ये इंक्रीज़ हो रहा है, ये यहाँ को ये ऊपर को जा रहा ना, ये देखो ये तो यहीं तक था, ये ऊपर को जा रहा है तो इंक्रीज़ हो रहा है।
तो फिर समझे कि अच्छा वेपर, इन्होंने इसका मतलब वेपर ने प्रेशर लगाया होगा। एंड फाइनली अटेन ए कांस्टेंट वैल्यू, लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखे तो ये बिल्कुल जितना जाना था ऊपर वो उतना चला गया, फिर रुक गया। और दैट इज़ द प्रेशर इनसाइड द बॉक्स इंक्रीजेज एंड रीचेज ए कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब जो बॉक्स में क्या था, बॉक्स में कुछ प्रेशर बढ़ गया। बढ़ क्या गया, जो वो पानी लिया था, डिश ऑफ वाटर लिया था, उसके वेपर प्रेशर बने, और वो कहाँ जाएगा, वो तो मैनोमीटर में इसमें जाएगा ना, इसमें मरकरी में प्रेशर लगाएगा। आल्सो द वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द वॉच ग्लास डिक्रीजेज। अब जब देखा कि यहाँ मान लो पहले 1 लीटर था, तो अब देखा तो वो तो 960 ml लिया, मतलब पहले अगर 1000 ml था, अरे पता चला 960 ml रह गया, इसका मतलब थोड़ा सा उड़ गया। ठीक है। इनिशियली देयर वाज नो वाटर वेपर। सबसे शुरू में देखो इसमें वाटर वेपर नहीं था, ये जो नेक्स्ट पे आएगी इसमें वाटर वेपर नहीं था, है ना। अगर आप इसमें लें तो इसमें तो वाटर वेपर नहीं होगा। तो सबसे शुरू में अगर ये वाला एग्जाम्पल लिया हुआ है तो इसमें वाटर वेपर तो थोड़ी देर बाद ही बने होंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हुआ होगा इनसाइड द बॉक्स। एज वाटर एवोपरेट, जब वाटर उड़ता है, द प्रेशर इन द बॉक्स इंक्रीज। तो जब ये बताओ वाटर वेपर ये यहाँ से उड़ेगा तो वेपर जो हैं वो इसमें भर जाएंगी। ड्यू टू एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल, एक मिनट कहाँ है, ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर, हाँ एक मिनट, हाँ ये रहा, ड्यू टू एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू द गैसियस फेज इनसाइड द बॉक्स, सॉरी। ठीक है। द रेट ऑफ एवोपरेशन इज कांस्टेंट। भाई जो मैंने ये तो पहले ही बता दिया था, लिक्विड है ये, इससे जो वेपर बन रहा है तो उसका रेट इक्विलिब्रियम में है, रेट ऑफ एवोपरेशन कांस्टेंट ही होगा। ठीक है। हाउएवर द रेट ऑफ इंक्रीजेज इन द प्रेशर डिक्रीजेज विद टाइम ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ वेपर इनटू वाटर। अब क्या कहा, पहले तो क्या था, वाटर से क्या बन गई, वेपर बन गई, फिर वेपर से भी तो डिक्रीज होने लगा, वेपर से भी तो फिर किस में, लिक्विड में जाने लगी, यानी वेपर भी कंडेंस होने लगी। फाइनली इट लीड्स टू एन इक्विलिब्रियम कंडीशन। एक कुछ समय के बाद देखा एक इक्विलिब्रियम आ गया, व्हेन देयर इज नो नेट एवोपरेशन। मतलब क्या है, दिस इम्प्लाई दैट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द गैसेज स्टेट इनटू द लिक्विड स्टेट आल्सो इंक्रीजेज टिल द इक्विलिब्रियम अटेंड। दैट इज, अब फिर एक इक्विलिब्रियम आ गया कि भैया जितना वाटर में, वाटर के मतलब लिक्विड स्टेट और वाटर वेपर स्टेट में एक आ गया इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम पर रेट ऑफ एवोपरेशन, मतलब जितना एवोपरेट हो रहा है, जितने स्पीड से एवोपरेट हो रहा है उतने स्पीड से नीचे जाके ये पानी में भी बदल रहा है, रेट ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है। तो यानी कि जितना रेट एवोपरेशन का है उतना ही रेट कंडेंसेशन का। ठीक है, ठीक। इक्विलिब्रियम पे द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल का एट ए गिवन टेम्परेचर पे रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो प्रेशर एक्सर्टेड वाटर मॉलिक्यूल के द्वारा जो प्रेशर लग रहा है एट ए गिवन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, वो तो कांस्टेंट ही रहेगा, एंड इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। ठीक है। यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे वाटर का वेपर प्रेशर, और इसको केवल जस्ट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। ठीक है। तो आपको से पूछा जाएगा कि भैया वेपर प्रेशर क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर क्या है, तो आप क्या बताओगे, एट ए गिवन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर मॉलिक्यूल एट ए गिवन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड द इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। याद रखना है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इंक्रीजेस। भाई वेपर प्रेशर जो है वाटर का, ये वाटर है, इसके कितने वाटर के प्रेशर, वेपर प्रेशर जितने ज़्यादा वेपर बनेंगे उतनी वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है। इनके विद टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, भाई जब टेम्परेचर बनाओगे तो इनके जो मॉलिक्यूल हैं, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं, उनमें ज़्यादा एनर्जी आएगी, एनर्जी आ रही है तो जल्दी जल्दी वे वेपर इस फेज में जाएंगे। इफ़ द एबव एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड, अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट रिपीट करेगा विद मिथाइल अल्कोहल, किसके साथ, मतलब पानी को छोड़ो, अब ले लो मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन ले लो या ईथर ले लो, एंड ईथर, इट इज़ ऑब्जर्व, देखा गया दैट डिफरेंट लिक्विड हैव डिफरेंट इक्विलिब्रियम। सबका अलग अलग होगा भाई, किसी का किसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम आ रहा है कि दूसरे का अलग इक्विलिब्रियम आएगा अलग पॉइंट पे। इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर पे भी अलग अलग मटेरियल का अलग अलग वेपर प्रेशर, एंड द लिक्विड विच
हैज़ ए हायर वेपर प्रेशर, मतलब जो हायर वेपर प्रेशर यानी कि उसे जिसको ज़्यादा देनी पड़ रही है टेम्परेचर, एक तरह से यही तो हो गया, जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है इसका मतलब उसको उसके लिक्विड को हीट ज़्यादा देनी पड़ रही है, तब जाके उसके मॉलिक्यूल ऊपर उड़ रहे हैं। इज़ मोर वोलेटाइल एंड हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। अच्छा एक सेकंड ये पॉइंट देखो, रिपीट करो ये पॉइंट एक बार। ये कह रहा है द लिक्विड, वो लिक्विड विच हैज़ ए हायर वेपर प्रेशर, मतलब कि ये लिक्विड है, ठीक है, ठीक है। अब जिसका ज़्यादा वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर क्या होता है, ये जो वेपर लगी, ये जो वेपर इस लिक्विड पे जो प्रेशर लगा रही है वो वेपर प्रेशर है, ठीक है। जिसका ज़्यादा वेपर प्रेशर है इसका मतलब तो ये हुआ ना, हमने पहले गलत पढ़ लिया था, उल्टा पढ़ लिया था कि जितना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा इसका मतलब वो लिक्विड उतना ही ज़्यादा उसकी वेपर बन रही है और वो वेपर उतने ही उस लिक्विड की अपर सरफेस पे प्रेशर लगा रही हैं, यही तो हुआ वेपर प्रेशर। इसका मतलब उसकी ज़्यादा वेपर बन रही हैं, ज़्यादा वेपर बन रही हैं तो मतलब ईजिली वेपर बन रही हैं, और वेपर बनने का मतलब क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट, जो बॉयल होना है ना, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। तो ये यही कह रहा है वेपर प्रेशर इज मोर वोलेटाइल, वो उतना ही ज़्यादा वोलेटाइल है, एंड हैज़ ए लोअर बॉइलिंग पॉइंट, वो इतनी ही कम टेम्परेचर पे बॉइलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इफ़ वी एक्सपोज 3 वॉच ग्लासेस कंटेनिंग सेपरेटली 1 ml ईच ऑफ एसीटोन, देखो इफ़ वी एक्सपोज 3 वॉच ग्लासेस ले लिया आपने कंटेनिंग सेपरेटली 1 ml ईच ऑफ एसीटोन, हर एक तीनों वॉच ग्लास में 1 ml क्या लिया, CH3CO CH3 एसीटोन ले लिया, इथाइल एल्कोहल वाटर टू एटमॉस्फेयर एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट, तो और क्या लिया, इथाइल एल्कोहल लिया, और तीसरे में वाटर टू एटमॉस्फेयर एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट वॉल्यूम, अलग अलग ये इन एक्सपेरिमेंट को किया गया और डिफरेंट अलग अलग वॉल्यूम पे ऑफ द लिक्विड इन वार्मर रूम, गर्म वार्मर रूम है ना, मतलब कोई रूम में 50 डिग्री सेल्सियस है या 60 है, गर्म है रूम वो। कुछ देर बाद देखोगे डैट इन ऑल सच केसेस द लिक्विड इवेंचुअली डिसअपियर, तो आप देखोगे आपने किसी में तो लिया था वाटर 1 ml, किसी में लिया था, किसी में क्या लिया था एसीटोन, और किसी में आपने क्या लिया था इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो आप कुछ देर बाद देखोगे लिक्विड इवेंचुअली डिसअपियर पर, और कमरे में रख दिया जो गर्म है, अब वो थोड़ी देर बाद देखोगे तो हवा में उड़ गए इसके, तो ये लिक्विड तो बॉयल हो गया है, वेपर में चला गया। एंड द टाइम टेकन फॉर कंप्लीट एवोपरेशन डिपेंड्स ऑन, और जो भाई ऐसा भी हो सकता है यो वाटर जो है लेट, यो 10 मिनट में उड़ा, यो एसीटोन उड़ा 5 मिनट में, ये 8 मिनट में, मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो सबसे पहले तो द नेचर ऑफ द लिक्विड, भाई अब आप वाटर को रखो और पता चला पेट्रोल डालो, आप अपने रूम के नीचे लेयर पर पेट्रोल डालो, एक डालो क्या डालो, वाटर डालो, तो जो पेट्रोल है वो जल्दी उड़ जाएगा, तो यही बोल रहा है द नेचर ऑफ द लिक्विड, ठीक है। एंड द अमाउंट ऑफ लिक्विड, अब पता चला आपने पेट्रोल तो डाल दिया 10 लीटर, ठीक है, किसी कमरे में, और जब नीचे आप पोंछा ओछा लगाते हैं तो आपने हल्का सा ये डाल दिया, ये समझ लो 100 ml, तो अभी इस पर भी तो डिपेंड कर रहा है ना कि ये कितना डाल रहे हो आप अमाउंट पर। एंड द टेम्परेचर, अब इस ये भी डिपेंड कर रहा है, पता चला कहीं ऐसा तो ना ये आपने इसका बॉइलिंग पॉइंट कम था या ज़्यादा था, उस टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ये हम समझेंगे कैसे करता है, आपको समझा भी दिया वैसे, कोई दिक्कत नहीं। वैन द वॉच ग्लास इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, जब ये जो वॉच ग्लास है जो ये रखी थी ये ओपन टू द एटमॉस्फेयर में रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, खाली खुली हुई, द रेट ऑफ एवोपरेशन रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो रेट ऑफ एवोपरेशन, जो रेट है एवोपरेशन का रेट है, तो वो क्या होगा, वो तो कांस्टेंट होगा ना, क्यों होगा, अरे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है ना, अरे प्रेशर भी तो कांस्टेंट है, तो जब प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या है, रेट भी कांस्टेंट है, ठीक है। बट द मॉलिक्यूल्स आर, बट देखो, बट द मॉलिक्यूल आर डिस्पर्स इनटू लार्ज वॉल्यूम ऑफ द रूम, तो लार्ज वॉल्यूम ऑफ द रूम, पूरे रूम में ये जो आपने ग्लास वॉल्स में रखी थी जो भी वाटर वगैरह इथाइल अल्कोहल एसीटोन, इसके मॉलिक्यूल तो पूरे रूम में डिस्पर्स हो गए, ठीक है। एज ए कॉन्सिक्वेंस द रेट ऑफ कंडेंसेशन फ्रॉम वेपर टू लिक्विड स्टेट इज मच लेस देन द रेट ऑफ एवोपरेशन, अब जब इतनी सी वॉच गिलास से, अब देखो दीज आर ओपन सिस्टम, अरे भाई जब ये कमरा है खुला है आराम से, ये वॉच गिलास रखी थी, ठीक, तो इससे क्या बनी, वेपर बनी, ठीक,
और ये उड़ गई। अब आपने थोड़ी देर बाद देखा तो ये जो वॉच ग्लास है, थोड़ी देर बाद क्या है, ये कमरा था, ये वॉच ग्लास थी, इस पे क्या था, इस पे मान लो एसीटोन था या पानी था या कमरे में ही पानी था, कैसे भी था। तो जो वेपर बन गई ना, ये वेपर, जो ये वेपर बन गई ना, अब ये क्या थोड़ी देर बाद कोई थोड़ा सा उसमें वॉच गिलास में पानी कोई आ जाएगा लौट के? आप तो ये कह रहे थे ना इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा पानी थोड़ा सा वेपर, नहीं, ये तो ओपन है ना। तो यही कह रहा, दीज आर ओपन सिस्टम एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच इक्विलिब्रियम इन एन ओपन सिस्टम। ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसको रेड कर लो। मतलब एक मिनट, हाँ, these are open and it is not possible to reach equilibrium in an open system। ओपन सिस्टम में मत सोचो कि इक्विलिब्रियम आ जाएगा, ठीक है। तो ओपन सिस्टम में क्या होता है, पॉसिबल नहीं है इक्विलिब्रियम आना, तो ये ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। रीच इक्विलिब्रियम, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक। चलो कोई नहीं, अब देखो थोड़ी सी और ये लो। वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। जो पानी और वाटर की जो वेपर हैं आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने पे, 1.013 बार। जो अगर आपसे पूछे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना, तो वाटर एंड वाटर वेपर आर इन इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 1.013 बार। एंड कितने टेम्परेचर होना चाहिए, 100 डिग्री सी पर। और शर्त क्या हो, शर्त हो क्लोज वेसल हो। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे कमरे में आपने डाला पानी और पानी से कुछ वेपर में चला गया और आप थोड़ी देर बाद सोचो, या प्लेट में रखा पानी कि थोड़ी देर बाद प्लेट में पानी आ जाए, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट पर आ जाए कि 100 ग्राम यहाँ पे आ गया वेपर में और 100 ग्राम या 50 ग्राम उसमें रह गया प्लेट में। नहीं, क्या होना चाहिए, क्लोज वेसल होनी चाहिए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। कितने पे, 1.013 बार पर इतना प्रेशर होगा तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फॉर एनी प्योर लिक्विड, एक प्योर लिक्विड के लिए एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1.013 बार, द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड एंड वेपर आर एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो आपसे पूछे नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कि फॉर एनी प्योर लिक्विड एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रहेगा कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन 1.013 बार के बराबर होता, यानी कि 1 ATM कितने होता, 1.013 बार, ठीक है। ये याद ऐसे रख लेना, ATM से निकले और बाहर में चले गए, ATM से पैसे निकाले और बाहर में चले गए, तो लगभग एक ही बात है ना। द टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर आर इट एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स किस पे करता है, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, मैंने बताया ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए 1 ATM, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस, ठीक है। और इस पे भी तो करता है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कर रहा है तो मतलब आप यहाँ पे ले रहे हो ज़मीन पर, और आप बहुत ऊंचाई पे जो सिटी बनी हुई होती हैं उस पर भी फ़र्क आता है, बहुत ऊंचाई पे है, क्योंकि किस पे कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिपेंड हो रहा है ना। एट हाई एल्टीट्यूड द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। भाई हाई एल्टीट्यूड पे, हाई ऊपर की जगह जाओगे तो क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। चलो अब सॉलिड वेपर, हाँ देखो क्या क्या है अब, ठीक, ये जनरल करेक्टर वॉल्यूम फिजिकल प्रोसेस, उसके बाद केमिकल शुरू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा एक टॉपिक ये पढ़ते हैं, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम, ठीक। चलो सॉलिड और वेपर, तो सॉलिड से वेपर कुछ आपने सुना क्या, कुछ ऐसा ध्यान आ रहा है कि भैया सॉलिड से कोई ऐसी प्रोसेस याद आ रही है, सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में नेपथलीन की जो वॉशरूम वगैरह में रखते थे हम बॉल, तो वो जो बॉल होती हैं आप देखो बाथरूम में होती हैं, तो ऐसी बॉल होती हैं, कुछ दिनों बाद देखोगे उनका साइज छोटा होता रहता है, यानी कि वे लिक्विड में नहीं बदलती हैं, बस सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में बढ़ जाती हैं। इसको वैसे क्या प्रोसेस ध्यान है आपको, सब्लिमेशन की प्रोसेस कहा जाता था, ठीक है। अब देखो सॉलिड और वेपर का इक्विलिब्रियम, ठीक। लेट अस नाउ कंसीडर द सिस्टम वेयर सॉलिड सब्लिमेशन, वही सब्लाइम हो गया ना, सब्लाइम टू वेपर फेज, मतलब सॉलिड जो है सब्लाइम हो रहा है किस में, डायरेक्ट वेपर फेज में। इफ़ वी प्लेस सॉलिड आयोडीन, अगर आप सॉलिड आयोडीन लोगे ना, आयोडीन की भी ये प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड आयोडीन लोगे और, ठीक है, एक मिनट, इफ़ वी प्लेस सॉलिड आयोडीन इन ए क्लोज वेसल, किस में, क्लोज वेसल में,
कुछ समय बाद देखोगे वेसल गेट्स फिल्ड अप विद द वॉयलेट वेपर, मतलब आयोडीन की जो सॉलिड की जो वेपर बनती हैं वो कैसी बनती हैं, कौन से कलर की, आपसे पूछेंगे एग्जाम में अगर, वॉयलेट कलर की वेपर, ठीक है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ द कलर इंक्रीज विद टाइम। अब आप कुछ थोड़ी देर बाद उस वेसल में गए और देखा तो यहाँ तो वॉयलेट कलर की काफ़ी सारी हो गई, काफ़ी सारी होगी। अब मुझे बताओ अगर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, काफ़ी सारी मतलब इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है, अब इक्विलिब्रियम आ गया तो ये इंटेंसिटी क्या होगी, रुक जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है। उस टाइम आयोडीन भी होगा जितना होगा थोड़ा बहुत, और वॉयलेट कलर की वेपर्स भी होंगी, ठीक। ओके, आफ्टर सर्टेन टाइम, कुछ समय बाद, द इंटेंसिटी ऑफ कलर बिकम कॉन्स्टेंट एंड एट दिस स्टेज इक्विलिब्रियम इज अटेंड। तो इस स्टेज पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। एंड सॉलिड आयोडीन सब्लाइम, सॉलिड आयोडीन जो है सब्लाइम टू गिव आयोडीन वेपर। सॉलिड आयोडीन से क्या बन जाएगा, सब्लिमेशन हो जाएगा डायरेक्ट किसमें, आयोडीन की वेपर्स में। एंड द आयोडीन वेपर कंडेंस, और कुछ टाइम बाद आयोडीन की जो वेपर्स हैं इक्विलिब्रियम पर कंडेंस टू गिव सॉलिड, यानी कि ये ले है ना, अरे ये ऐसे लिख लो, चलो आयोडीन सॉलिड से ये ठीक है, इससे ये बन रहा है, फिर इससे ये, फिर इससे ये, फिर वेपर से थोड़ा सा सॉलिड बना, फिर सॉलिड से फिर वेपर हो गया, फिर जितना वो बना मतलब इक्विलिब्रियम पर सेम कंडीशन कंसंट्रेशन रहेगी। द इक्विलिब्रियम कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, इससे ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अदर एग्जाम्पल शोइंग दिस काइंड ऑफ सब इक्विलिब्रियम आर, तो ये भी याद कर लेना कौन कौन से होते हैं सॉलिड से डायरेक्ट वेपर में, कैम्फर, और ये है कैम्फर का, ठीक है। कैम्फर सॉलिड से डायरेक्ट किस में जा रहा है, कैम्फर वेपर में। अमोनियम क्लोराइड सॉलिड से किस में बन रहा है, अमोनियम क्लोराइड वेपर में बन रहा है, ठीक है बच्चों। चलो अब हम क्या पढ़ते हैं, ये भी अच्छा बहुत सही टॉपिक है, ये सही टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है ये, ठीक। हाँ, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस इन लिक्विड, मतलब तब इक्विलिब्रियम आए जब डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड, ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड और गैसेस यानी इन लिक्विड, ठीक। ये डिसोल्यूशन, ये लिक्विड है, ठीक है, आपने कोई सॉलिड डाला ऊपर से, ठीक है। जैसे मैं बताऊं डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड का कैसे एग्जाम्पल है, आप मुझे बताओ, आपने बीकर लिया, ये कभी घर में देखना, गिलास लेना, गिलास लेना ये, ठीक, तो इसमें लेना पानी, ठीक, शुगर डालना, ये पानी हो गया, शुगर डालना, आपने थोड़ी सी डाली, चम्मच से चलाई, ये चम्मच हो गई, चम्मच से चलाई, ये मिल गई, फिर वो डाली, एक टाइम आने के बाद आपने इतनी डाल दी कि ये शुगर भर गई और घुल भी गई, ठीक, घुल गई, सही है। अब अगर आप एक नन्ही सी भी शुगर डालते हो, ठीक, तो ये शुगर घुलती तो है इसमें, लेकिन जो ये थी शुगर ऑलरेडी घुली हुई वो लिक्विड फेज में चली जाती है, ठीक है। जो ये जो घुली हुई थी, जो लिक्विड फेज में घुल गई थी, उससे नीचे बैठ जाती है। फिर आपने नन्ही सी और डाली, ठीक, थोड़ी सी डाली, अब ये शुगर को घोला, ये घुल तो गई, लेकिन जो ऑलरेडी घुली हुई थी वो फिर दूसरा उसका, ये देखो जो ऑलरेडी घुली हुई थी ना वो फिर सॉलिड में आ जाती है, ठीक। फिर नन्ही सी डाली, मान लो 1 ग्राम डाली, फिर 1 ग्राम जो घुली हुई थी वो मतलब ये नई वाली तो घुल गई, फिर पुरानी वाली लिक्विड में, तो इसका मतलब जितनी घुलनी थी शुगर, इसकी बात कर रहे हैं हम, इन्वॉल्विंग डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड में, जितनी चीनी घुलनी थी उतनी घुल गई, ठीक है, जितनी घुलनी थी उतनी घुल गई, ठीक। चलो अब देख लो, कोई दिक्कत नहीं, गैसेस इन लिक्विड सॉलिड, अब ये यही बोल रहा है, देखो वैसे तो समझ में आ गया। अब शुगर का सॉल्यूशन फेज में, और शुगर सॉल्यूशन से डायरेक्ट किस में इक्विलिब्रियम आ रहा है, शुगर सॉल्यूशन में है और शुगर सॉलिड में जा रही है। भाई जो घुली हुई थी वो सॉलिड शुगर नीचे बैठती जा रही है, और जो बैठ रही है, ठीक है, और जो तुम और डाल रहे हो, अब जो सॉलिड की फॉर्म में ऑलरेडी थी, जो आपके पास जैसे आपने क्या किया कि भैया ऊपर से डाल भी रहे हो और वो नीचे बैठ रही है, जो बैठ रही है वो घुली हुई भी हो सकती है और जो डायरेक्ट वो भी हो सकती है, ठीक है,
समझ में आ गया? ठीक। तो ये रहा ये। हम जानते हैं फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस दैट वी कैन डिजोल्व ओनली ए लिमिटेड अमाउंट ऑफ सॉल्ट। हम इतना एक्सपीरियंस है कि आपको एक गिलास में आप लिमिटेड घर पे करके देखना, कोई 2 चम्मच 3 चम्मच नमक या शुगर ही गिवन अमाउंट ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर कंसनट्रेशन, यानी 1 चम्मच 2 चम्मच 4 चम्मच ही घोल सकते हो। इफ़ वी मेक ए थिक शुगर सिरप, अगर आप बहुत ज़्यादा घोलोगे बाय ए डिजॉल्विंग शुगर एट ए हायर टेम्परेचर, बहुत टेम्परेचर, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो ज़्यादा घुल सकती है। शुगर क्रिस्टल सेपरेट आउट इफ़ वी कूल द सिरप टू एट द रूम। अब जैसे ही उसे ठंडा करोगे तो शुगर के जो सिरप के जो क्रिस्टल होंगे ना, शुगर सिरप में जो शुगर के क्रिस्टल होंगे वो जमने लगेंगे, नज़र आ जाएंगे, आप देख लेना एक्सपेरिमेंट करके। इफ़ वी कॉल इट ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जो मैक्सिमम घुल चुका है, ठीक है। मान लो इसमें थी 1 kg पानी, ठीक, उसमें 800 ग्राम या 800 तो ज़्यादा बोल दिया मैंने, मान लो 300 ग्राम शुगर घुल सकती थी मैक्सिमम सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वो घोल दी। अब अगर 1 ग्राम भी आपने होशियारी करी, दोबारा घोलने की कोशिश करी, तो वो उसके क्रिस्टल बनने लगेंगे। वैन नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व, अब उससे ज़्यादा नहीं घुल पाए इन एट ए गिवन टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। आप ऐसा कर सकते हो, इसे और गर्म करो, हीट करो, फिर घोलते रहो, और हीट करो, फिर घोलते रहो। द कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ज़बरदस्ती आप देखते होंगे टॉफ़ी वगैरह जब बनती है तो ज़बरदस्ती या और भी चीज़ें, सॉल्यूशन अगर बनाना ही है शुगर का तो वो हीट करते रहते हैं, उसको क्या करते रहते हैं, हीट करते रहते हैं और चीनी डालते रहते हैं और ज़बरदस्ती करते हैं, और जैसे ही वो ठंडी होगी वो जम जाती है। इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल एंड ए सॉलिड स्टेट एंड इन द सॉल्यूशन, ठीक है, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया ये शुगर सॉल्यूशन के अंदर और शुगर सॉलिड की फॉर्म में, इसमें डायनेमिक इक्विलिब्रियम बन गया। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन, घुलने का जो है ना रेट, डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, तो रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जितना घोल रहे हो तुम, जितना घुल रही है, जितना इधर को घुल रही है उतने उसके क्रिस्टल बन रहे हैं। जितना इधर को घुल रही है, आपने 1 ग्राम और डाली, घुली 1 ग्राम ही क्रिस्टल नीचे को बैठ गए शुगर के। 1 ग्राम घोली, 1 ही ग्राम बैठ गए, 2 ग्राम घोली, फिर 2 ग्राम नीचे को क्रिस्टल। तो इधर को भी चल रहा है, इधर को भी, मतलब डायनेमिक है ना, चलता फिरता। तो ये चलता फिरता क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। इक्वलिटी ऑफ द टू रेट्स एंड डायनेमिक नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम हैज़ बीन कंफर्म विद द हेल्प ऑफ रेडियो एक्टिव शुगर, ठीक है। इफ़ वी ड्रॉप सम रेडियो एक्टिव शुगर इनटू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव शुगर, देन आफ्टर सम टाइम, ये देखो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन कोई, देन आफ्टर कुछ समय बाद आप देखोगे रेडियो एक्टिव इज ऑब्जर्व बोथ इन द सॉल्यूशन एंड इन द सॉलिड शुगर। इनिशियली देयर वर no radioactive sugar molecule in the solution, but due to dynamic nature of equilibrium there is exchange between the radioactive and non-radioactive sugar molecule between the two phase. The ratio of radioactive to non-radioactive molecule in the solution increases till at attains a constant value। तो ये क्या कह रहा है, मान लो शुगर है, ठीक, C12H22O11, आपने ये वाली शुगर ली, ठीक, बीकर में डाली, ठीक, पानी लिया, ठीक, ये पानी लिया रे, ठीक, इसमें डाली, इसमें 20 ग्राम घुलनी थी, ठीक, 20 ग्राम घुल गई, अब बन गया सैचुरेटेड, 100 ml लिया था पानी तो इसमें 20 ग्राम घुलनी थी, अब बन गया सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक, खुश हो गए आप, ठीक। अब आप ये ना डाल के तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिला हुआ है हमें, मतलब कि अगर 20 ग्राम से ज़्यादा घोलोगे आप अगर शुगर को, C12H22O11 को 20 ग्राम से, अब थोड़ी सी और घोली आपने, ठीक, आपने 1 ग्राम और घोली, तो ये जो घुली हुई है, इसमें ये जो घुली हुई है, ये 1 ग्राम यहाँ पर सॉलिड की फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर आ गई। फिर 1 ग्राम और घोली ज़बरदस्ती, यहाँ से आई, फिर ये जो घुली हुई है ये इस पार्ट में मान लो घुली हुई, इससे टूटी और यहाँ 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी आपने दोबारा घोली 1 ग्राम, फिर यहाँ क्रिस्टल आ गए। अब देखो आपने क्या किया, आपने मान लो ये वाली डाली, ये वाली C12H22O11 की तरह D22 ये वाली डाली। तो जब आपने ये वाली डाली ना, तो कैसे पता चला कि भैया, आप ये कह रहे थे ना कि ये शुगर टूट के
ये तो घुल रही है और जो घुली हुई है ऑलरेडी वो निकल रही है। वो ऐसे पता चला जब हमने ये वाली डाली ना C12D22, इसमें जब हमने डाली तो जो ऑलरेडी घुली हुई थी ये वाली तो घुल गई, इसमें घुल गई ठीक। जो ऑलरेडी घुली हुई थी कौन सी वाली कौन सी वाली C12H22O11 वाली, आपने ये D वाली डाली 1 ग्राम, ये घुल गई पानी में सॉल्यूशन में, और ये जो ऑलरेडी घुली हुई थी ये बाहर निकल गई और ये क्रिस्टल की फॉर्म में कौन सी आई, C12H22O11 वाली। यानी कि जो D वाली थी वो घुल रही है और जो H वाली थी वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ गई। तो ये यही कह रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, ये आप शायद हेनरी लॉ आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, हमने 12th में पढ़ना ही है वैसे भी। अब आप ये और पढ़ लो। ठीक है, गैसेज इन लिक्विड, कि भैया गैसेज लिक्विड में कैसे इक्विलिब्रियम में आ रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैन ए सोडा वाटर बोतल आपने बचपन में सबने पी होगी, सभी पीते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो दिक्कत है भी तो भी। सोडा वाटर बॉटल इज ओपन, जब आप सोडा वाटर बोतल को, एक मिनट, अरे ये क्या हो गया, हाँ सोडा वाटर बोतल है ये, अरे ये नहीं, ये तो ज़्यादा ही बुरी बन गई। ये है सोडा वाटर बोतल। जब आप इसको ओपन करते हो, ये ढक्कन से है, जब इसको आप ओपन करते हो, खोलते हो, सम ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजोल्व इन इट, इसमें आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड ये लिक्विड है, ठीक है, इसमें गैस भरी रहती है, फिज की आवाज़ नहीं आती करके, है ना, तो वो निकलती है। वो जो घुली हुई जो गैस है ना, इसमें लिक्विड में घुली हुई गैस वो निकलती है, CO2, बुलबुले से भी निकलते हैं, वो निकलती है तो फिज की आवाज़ आती है। सम ऑफ द कार्बन गैस डिजोल्व इन इट फिज आउट रैपिडली, बाहर निकलती है। इस फिनोमेना अराइजेज ड्यू टू डिफरेंस इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट डिफरेंट प्रेशर, तो वो इस वजह से है क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं आप, उसको बहुत प्रेशर डाल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, CO2 किसको, गैस को प्रेशर डाल के किस में घोल देते हो आप, लिक्विड में घोल देते हो, है ना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बोतल होती है। देयर इज इक्विलिब्रियम बिटवीन मॉलिक्यूल इन द गैसियस स्टेट, यानी कि गैसियस स्टेट एंड द मॉलिक्यूल डिजोल्व इन द लिक्विड अंडर प्रेशर। ठीक है, तो इनके बीच में जो CO2 गैसियस में है और CO2 सॉल्यूशन में है। ठीक है, सॉल्यूशन में ये है बोतल है, ठीक है, तो कुछ तो CO2 कहाँ है, जो कुछ तो क्या है, ऊपर है, ये ऊपर है, और जो भरी हुई बोतल है उसमें लिक्विड है ना, जो कोल्ड ड्रिंक वगैरह उसमें भी तो CO2 है, डिजोल्व है, तो उनके बीच में क्या है, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, दिस इक्विलिब्रियम इज गवर्न बाय, किसने दिया ये, हेनरी लॉ ने दिया। उन्होंने कहा विच स्टेट दैट द मास ऑफ ए गैस, जो मास, ये तो ज़्यादा ही कहीं जा रहा है, ठीक, और ये भरा हुआ है, ठीक है, ये बोतल है, ठीक है, पेप्सी वगैरह कोई सी भी। उन्होंने बताया दैट मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट है जो कोल्ड ड्रिंक है, तो मास ऑफ ए गैस डिजॉल्व इन ए, इसमें क्या भरी हुई है, CO2 का कोई मास है, गैस भरी हुई है, डिजॉल्व इन ए गिवन मास ए सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर, किसी भी टेम्परेचर, इज प्रोपोर्शनल, मतलब ये कितनी भरा, इस CO2 का कितना मास भरा जा सकता है, वो किसके प्रोपोर्शनल है, टू द प्रेशर ऑफ गैस एबव द सॉल्वेंट, जितना CO2 का प्रेशर होगा यहाँ पर एबव द सॉल्वेंट, यहाँ पर जितना CO2 का प्रेशर ज़्यादा लगेगा उतना ही वो CO2 क्या होगी, डिज़ोल्व होगी, किसमें, सॉल्वेंट में। आगे समझ में, ये कहा था हेनरी भाई ने। ठीक है, दिस अमाउंट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ द टेम्परेचर, मगर ये अमाउंट डिक्रीज होगा विद, अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो। क्यों, तभी आपसे कुछ समझ में आया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल को फ्रीज में रखते हैं, नहीं तो अगर फ्रीज में नहीं रखते गर्म करते हैं तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऊपर को निकलने लगेगी, जो घुली हुई है, जो लिक्विड में घुली हुई है, ठीक है, उससे बाहर निकलने लगती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो विद इंक्रीज टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बढ़ता है, द सोडा वाटर बॉटल इज सील्ड अंडर प्रेशर ऑफ गैस, मतलब तभी तो सील करी जाती है अंडर प्रेशर, अच्छा खासा प्रेशर होता है इसके अंदर,
व्हेन इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर इज हाई। कब? जब इसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में क्या होती है? हाई। एज सुन एज द बोतल इज ओपन, जैसे ही आप अपना बोतल 2 बार 4 बार, आपकी मम्मी भी टोकती हैं बोतल मत खोल बोतल मत खोल, जब बोतल खोलते रहते हैं तो CO2 गैस सारी बाहर की बाहर निकल जाती है अपना, फिर कुछ नहीं, फिर तो मीठा पानी हो जाता है। क्या हो जाता है? मीठा पानी सा, कोल्ड ड्रिंक है ना, जब गैस नहीं होती। As soon as bottle is open, some of the dissolved carbon dioxide gas escape to reach a new equilibrium condition required for the lower pressure, namely its partial pressure in the atmosphere. तो फिर बाहर चली जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ज़्यादा है। This is how the soda water in bottle when left open to the air for some time turns flat. It can be generalized that. अब देखो उसने यही बताया हुआ है, अब कुछ नहीं है, ठीक है। सॉलिड से लिक्विड इक्विलिब्रियम, देयर इज ए ओनली वन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर से एट विच टू फेसेस कैन कोएग्जिस्ट, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग, द मास ऑफ द टू फेसेस रिमेन कॉन्स्टेंट। इक्विलिब्रियम पे जो मास है दोनों फेस का वो तो क्या है कॉन्स्टेंट होता है। तो एक सॉलिड से लिक्विड, ठीक, देयर इज ओनली वन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट। भाई सॉलिड से लिक्विड मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट ही तो हो रहा है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना? 1 atm। तो इस पे एट विच दो फेज एग्जिस्ट हो रहे हैं, कैन को एग्जिस्ट, ठीक है, 2 फेज ही तो हो रही है, एक सॉलिड हो रहा है एक लिक्विड हो रहा है। लिक्विड से भैया, लिक्विड से वेपर का इक्विलिब्रियम देख लो। इक्विलिब्रियम डेट वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट, वेपर प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर। लिक्विड से जब वेपर जा रहा है, ये लिक्विड है, ठीक, ये और ये बंद है, तो लिक्विड से क्या बनेगा? वेपर बनेगा। तो इक्विलिब्रियम द वेपर प्रेशर इज कांस्टेंट, तो क्या हो जाता है? वेपर प्रेशर कांस्टेंट हो जाता है ना कुछ देर बाद। फॉर डिसोल्यूशन के लिए क्या है? डिसोल्यूशन के लिए क्या बताया था? जो मैंने शुगर को किस में घोला था, शुगर को किस में घोला था? वो वाटर में घोला था ना। तो सॉलिड इन लिक्विड द सॉल्युबिलिटी इज कांस्टेंट एट ए टेम्परेचर, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कांस्टेंट होती है। अब वैसे भी अगर एक पर्टिकुलर मान लो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो उसका पर्टिकुलर अलग होगा कि भैया चीनी जो है 200 ml में इतनी घुल सकती है, 20 ग्राम 40 ग्राम 100 ग्राम जो भी। फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गैसेज इन लिक्विड, जो गैस है डिसोल्यूशन का गैस लिक्विड में, ठीक है, जो हमने कोल्ड ड्रिंक की एग्जाम्पल दी, द कंसंट्रेशन ऑफ गैस इन लिक्विड इज प्रोपोर्शनल, वो कितनी घुलेगी इसमें ये डिपेंड करता है कि CO2 का प्रेशर कितना लग रहा है उसकी लिक्विड की लेयर पर, टू द प्रेशर कंसंट्रेशन ऑफ द गैस ओवर द लिक्विड। दीज ऑब्जर्वेशन आर समराइज टेबल में, कुछ नहीं करने आपको, समराइज, ठीक है, समराइज करा हुआ इसने, ये रहा सम फीचर्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रिया, ठीक है, देख लो एक बार कि भैया लिक्विड से वेपर बन गया, वाटर से लिक्विड। कंक्लूजन, ये देखो, प्रेशर वाटर कांस्टेंट एट ए टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब देखो, सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड, ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड का इक्विलिब्रियम है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स एट ए कांस्टेंट प्रेशर, तो मेल्ट ही तो हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, और लिक्विड से क्या हो रहा है? सॉलिड बन रहा है, तो सॉलिड से लिक्विड मतलब मेल्टिंग पॉइंट उसका फिक्स है कांस्टेंट प्रेशर पर, ठीक। सॉल्यूट से सॉल्यूट सॉल्यूशन में, या जैसे शुगर से शुगर टूट रही थी ना, शुगर किस में जा रही थी? सॉल्यूशन में जा रही थी, ठीक है। अब फिर सॉल्यूशन से उसके क्रिस्टल भी सेपरेट हो रहे थे। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन इज कांस्टेंट एट ए गिवन टेम्परेचर पे, है ना। अब आप अगर इसको पानी में या बीकर में चीनी डालते जाओ मगर हीट करते रहो, जैसे हलवाई वगैरह करते हैं, तो और चीनी डाल सकते हो, और चीनी डाल सकते हो, फिर और चीनी डाल सकते हो। थोड़ी देर बाद जब वो ठंडा होता है तो वो तो जम जाता है ना। जैसे बर्फ़ी सर्फी बनानी होती, मावा वावा या कुछ वो बनाते हैं, तो थोड़ी सी इस पर चलते हैं, ठीक, ठीक है। चलो अब इस पे आ जाओ बस डायरेक्ट, फिर हम वीडियो को बंद कर देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट करेंगे इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेस। अब देखो, जनरल करैक्टरिस्टिक ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस, जनरल करैक्टरिस्टिक समझ लो भैया। फॉर द फिजिकल प्रोसेस डिस्कस एवर फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक आर कॉमन टू द सिस्टमैटिक, कुछ केमिकल कुछ कॉमन है उसमें, समझ लो क्या क्या बोला। पहले तो ये समझ लो, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल ओनली इन ए क्लोज सिस्टमैटिक गिवन टेम्परेचर, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कमरा लिया, उसमें एक प्लेट ली और उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, चाहे थोड़ा सा डाला, चलो पेट्रोल डाल दिया और वो वेपर में चला गया, तो आप थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद आओ और कहो भैया थोड़ा बहुत तो पेट्रोल मिलना चाहिए इक्विलिब्रियम में, नहीं वो तो सारा उड़ जाएगा, कमरा तो खुला हुआ सही है ना, ठीक है। बोथ द अपोजिंग प्रोसेस अकर एट ए सेम रेट एंड देयर इज ए डायनेमिक बट स्टेबल कंडीशन, ठीक है।
बोथ द अपोजिंग प्रोसेस, जैसे आप ए से बी बन रहा है, ठीक है, और बी से फिर ए बन रहा है, तो अपोजिंग प्रोसेस अकर एट ए सेम रेट, इसकी स्पीड और इसकी स्पीड सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है 500 की स्पीड से भाग रहा है और ये 200 की, तो ऐसे तो ये तो ए से तो बी जल्दी हो जाएगा, नहीं, ये भी 200 की स्पीड से ये बना रहा है, ये भी ये स्पीड सेम। ऑल मीजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, मतलब जो प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, मतलब अगर तुम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो तो कुछ प्रॉपर्टी, मान लो कोई बात है, जैसे शुगर को पानी में घोल रहे थे तो टेम्परेचर क्या कांस्टेंट नहीं था, है ना, या कई कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट नहीं था, तो ये आपको देखने हैं वेरिएबल जितने भी। वैन इक्विलिब्रियम इज अटेंड फॉर ए फिजिकल प्रोसेस के लिए इक्विलिब्रियम आ रहा है, इट इज करेक्टराइज बाय ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर एट ए गिवन टेम्परेचर, ठीक। द मैग्नीट्यूड ऑफ सच क्वांटिटी एट एनी स्टेज इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच द फिजिकल प्रोसेस हैज प्रोसेड बिफोर रीचिंग इक्विलिब्रियम। तो देखो आपको कितना, आप ए से मान लो बी बन रहा है, तो आपको मैं आपको एक खास बात बताऊं, मतलब हर रिएक्शन का या हर प्रोडक्ट का, हर रिएक्टेंट का ए से बी बन रहा है, कोई किसी का सी से डी बन रहा है, तो इससे ये भी है, आपको ये पता होगा कि भैया जब ए 60% बन जाता है और बी 40% बन जाता है, तब इनके बीच में इक्विलिब्रियम आता है। अब चाहे आप इसे 2 kg लो, चाहे आप इसे लो 100 kg, ठीक है, चाहे आप इसे लो 1000 kg, जब 60% ये बनेगा और 40 ये बनेगा, तब इनके बीच में इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, बस मतलब जल्दी जल्दी कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना टेंशन लेने वाली। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एक मिनट, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, डायनेमिक इक्विलिब्रियम।